हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 12 की बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग नियोजन। हिंदी मीडियम में है ये टॉपिक जो आज मैं कराऊंगा आपको। इंग्लिश मीडियम में भी वीडियोस बनेगी, लेकिन अभी हम हिंदी मीडियम के टॉपिक को कवर करते हैं। तो बेटा, नियोजन का मतलब क्या है? इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो हम सीखने वाले हैं कि नियोजन का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन जो कुंटज ओडोनेल ने जो दी है वो, और उसके बाद इसकी अवधारणा और महत्व, ये 2 पॉइंट हम सीखेंगे। टाइम रहा तो सीमाएं भी कर लेंगे, अदरवाइज ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं नियोजन की डेफिनेशन से, प्लानिंग के डेफिनेशन से। तो बेटा, पहली जो डेफिनेशन हमें जो गिवन है, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार क्या बोला गया है वो देखो। लिखा है कि क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। डेफिनेशन बहुत ही आसान है, लेकिन डेफिनेशन से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि प्लानिंग से आपका क्या मतलब है? आप क्या समझते हो कि प्लानिंग क्या चीज होती है? आप भी हर काम के लिए प्लानिंग करते हो। इवन अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए आप प्लानिंग करते हो कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, चैप्टर कैसे कंप्लीट करोगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। तो ये सारी चीजें आप प्लानिंग करते हो। घूमने जाना है तो उसके लिए प्लानिंग करते हो कि मतलब क्या क्या सामान चाहिए होगा आपको। सबसे पहले तो आप ये पूछोगे कि जाना कहाँ है। अगर आपकी फैमिली जा रही है तो आप सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि जा कहाँ रहे हैं हम, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हो, अपनी तैयारी शुरू कर देते हो। प्लानिंग आपको बेटा हर जगह देखने को मिलती है। प्लानिंग एक ऐसा वर्ड है जो डे टू डे लाइफ में आपको फेस करना पड़ता है। सेम चीज बिजनेस के साथ भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है, संगठन के साथ भी है। आप कोई भी नाम ले लो, सभी नाम एक जैसे हैं। हर एक बिजनेस जिसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है वो नियोजन करेगा, वो प्लानिंग करेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं प्रबंध में, सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि उनका गोल क्या होगा इस साल या आने वाले 5 सालों तक गोल क्या होगा। गोल निश्चित करने के बाद फिर उसको अचीव करने के लिए वो प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब नियोजन करना शुरू कर देते हैं। नियोजन में क्या होगा कि उस गोल को अचीव करने के लिए उनको क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा वो सारा काम, ये सब कुछ पहले से ही वो निर्धारित कर देते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं नियोजन, ठीक है। जैसे डेफिनेशन में बोला गया है कि क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है का पूर्व निर्धारण। पूर्व निर्धारण का मतलब पहले से ही निर्धारित कर देना नियोजन कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट था बेटा आपके लिए, इसकी डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन याद कर लेना और आपका काम बन जाएगा। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, और ये हमने यहाँ तक किया, इसके आगे अगर हम करेंगे उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस स्टडी को आप सभी बहुत हल्के में लेते हो। आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का सब्जेक्ट है, थ्योरी तो है, लिख कर आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। ऊपर से हिंदी में है तो और भी आसान हो गया आपका। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब आप परसेंटेज अपने चेक करते हो 12th में कॉलेज में एडमिशन के लिए या किसी भी आप कोर्स में जाते हो, वहां पे अगर परसेंटेज अगर रिक्वायर्ड है तो बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को बूस्ट देता है। ये बात ध्यान रखना, परसेंटेज को इंक्रीज करने में बिजनेस स्टडी बहुत हेल्प करता है आपकी। और वैसे भी देखा जाए तो पहली क्लास से आपने स्कूल को स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, कुछ बच्चे LKG UKG से भी इन्होंने स्टार्ट किया, और आज आपकी लाइफ के जो स्कूल लाइफ जो है, आपकी लाइफ में जो स्कूल लाइफ है वो खत्म होने वाली है। ये लास्ट क्लास है आपकी, तो क्यों ना इसमें 100% दिया जाए। जो सब्जेक्ट आपका मन नहीं भी करता पढ़ने का, बेटा उनको पढ़ो। लास्ट टाइम है, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद स्कूल लाइफ आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, फिर आप बहुत उसको मिस करोगे। इसलिए बिजनेस स्टडी को भी आप उतना ही टाइम दो जितना टाइम आप बाकी सब्जेक्ट को देते हो। हाँ, मैथ्स से थोड़ा कम देना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं और अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं।
इकोनॉमिक्स का मुझे समझ नहीं आता कि आपने एक अलग से ही हवा बना रखा है, इकोनॉमिक्स से ना हुआ पता नहीं क्या हो गया, इको 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 दिन रात इको इको चलाते रहते हो। बेटा इकोनॉमिक्स और बिजनेस को ना सेम वेटेज दो। अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल होते हैं, आपका मैथ्स में भी न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, उनको टाइम देना बहुत जरूरी है। अकाउंटेंसी से ही आपकी लाइफ आगे चलेगी। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहोगे तो अकाउंट्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, फिर वहां पे आपको इकोनॉमिक्स काम नहीं आएगी। लेकिन जब बात आती है इकोनॉमिक्स और बिजनेस की, तो दोनों को सेम वेटेज दिया करो। इकोनॉमिक्स के पीछे इतने भी पागल मत हो जाओ सिर्फ तब तक जब तक आपको इको ऑनर्स ना करनी हो। अगर आपको इको ऑनर्स करनी है तो बात अलग है। अगर आपको इको ऑनर्स नहीं करनी तो बिजनेस स्टडी को और इकोनॉमिक्स को दोनों को सेम वेटेज दिया करो, सही टाइम टेबल बनाया करो इकोनॉमिक्स और बिजनेस का साथ साथ, किसी को भी हल्के में मत लिया करो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बेटा, जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी, तो बेटा इसके कुल्टर एवं ओडोनिल की ही डेफिनेशन आपको लिखनी है और कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी, ठीक है। और फालतू जो बॉक्सेस में अभी जो लिखा है वो नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ वो डेफिनेशन पढ़नी है और वही लिखनी है, वही याद करके। अब बात करते हैं नियोजन की विशेषताएं क्या होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक की विशेषताएं चाहिए तो उसकी डेफिनेशन में गिवन होती है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, सबसे पहला पॉइंट है नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि प्रबंध में क्या होता है कि सबसे पहले आप लक्ष्य निर्धारित करते हो और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप प्लानिंग करते हो। तो अल्टीमेटली बात तो वही हुई कि आपने लक्ष्य के लिए ही आपने प्लानिंग करी है। मैच अगर होता है क्रिकेट मैच, तो उनका मेन मोटिव, उनका जो लक्ष्य होता है क्या होता है, मैच को जीतना, और उसी के आसपास वो अपनी सारी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो प्लानिंग करते ही है सिर्फ मैच को जीतने के लिए। तो इसलिए लिखा है कि नियोजन का ध्यान, सिर्फ ध्यान, फोकस कह सकते हो, उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। आसान था, अब अच्छे से दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट बेटा, नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे पहला काम है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रबंध में सबसे पहले जो काम होता है वो नियोजन का होता है। देखो, जब तक आप प्लान नहीं करोगे, जब तक प्लानिंग नहीं करोगे, आप काम कैसे कर सकते हो। अगर आपको लेट्स सपोज अगर आपको पिकनिक पे जाना है, आपको घूमने जाना है, तो सबसे पहले आप एक दिन पहले या एक रात पहले आप पूरी प्लानिंग कर लोगे ना कि कब उठोगे, फिर तैयार कैसे कैसे होना है, नाश्ते में क्या करना है और क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, और फिर कैसे जाओगे, बस से जाओगे, कार से जाओगे, मेट्रो से जाओगे, कैसे ई रिक्शा से जाओगे, कैसे जाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग में होती हैं। इसलिए बोला गया है कि नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य, मतलब सबसे पहला कार्य प्लानिंग ही होता है प्रबंध का। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है नियोजन, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बेटा, नियोजन सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक से मेरा मतलब होता है कि नियोजन हर जगह आपको देखने को मिलेगा। एक संगठन के सभी स्तरों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे उच्च स्तर हो गया, निम्न स्तर हो गया, मध्य स्तर हो गया, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस वो बिजनेस जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, वहां पे भी आपको नियोजन देखने को मिलेगा। ऐसे संगठन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जो इनकम के लिए काम नहीं करते, तो वहां पर भी आपको नियोजन देखने को मिलेगा, मैं प्लानिंग देखने को मिलेगी। आप अपना स्कूल देखो, अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल कभी भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं खोले गए हैं, वो खोले गए हैं समाज सेवा के लिए, पब्लिक के लिए, कि उनके बच्चों को कम पैसों में, मैं तो कहता हूँ फ्री में, एक तरह से वो फ्री है, फ्री में पढ़ाने के लिए। क्योंकि वहां पे आपसे जो भी फीस ली जाती है 3 महीने की, 2 महीने की, 1 महीने की, जो भी है, तो उससे ज्यादा तो आपको पैसा मिल जाता है अगर आप ध्यान दोगे तो, है ना। ड्रेस के नाम पर वो पैसा आपको मिल जाता है, बुक्स के नाम पर वो पैसा आपको मिल जाता है। तो देखा जाए तो एक तरह से फ्री है टोटली। तो ऐसे में कोई भी संगठन देख लो, कोई भी स्तर देख लो, हर जगह प्लानिंग की जरूरत होती है। इवन आप अपने घर में देखो तो वहां पे भी प्लानिंग चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा, लक्ष्य आप पूरा नहीं कर पाओगे, आप उसकी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, जैसे अगर आपके घर में, अगर जैसे आपको गांव जाना है या नानी के यहाँ जाना है या दादी के यहाँ जाना है, तो उससे भी पहले, जाने से पहले आप प्लानिंग कर लेते हो, आपके पापा प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या क्या सामान लेके जाना है, राइट। तो ये सारी चीजें मतलब प्लानिंग होती है, जहां पर बोला गया है कि नियोजन
सर्वव्यापक है, वो प्रबंध के हर एक स्तर पे विद्यमान है, प्लस हर एक ऐसे संगठन में जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वहां पर भी, और जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते वहां पर भी, इवन फैमिलीज में भी आपको नियोजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नियोजन सतत प्रक्रिया है। इन्होंने प्रक्रिया नहीं लिखी, मैंने लिख दी। आपको भी लिखना है कि प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, और क्रिया में डिफरेंशिएट करना सीखो। क्रिया वो चीज होती है जो एक बार हो जाए देन फिनिश, फिर आपको दोबारा नहीं करनी। प्रक्रिया वो चीज होती है जो बार बार हो, जो कंटिन्यूअस तरीके से हो, बार बार। एक बार खत्म हुआ दोबारा करो, दोबारा खत्म हुआ तीसरी बार करो, ऐसे। तो लिखा है नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार आपको उसको करते रहना है। क्यों करते रहना है? आपने एक गोल सेट किया, वो आपने अचीव किया, फिर आपने दूसरा गोल सेट किया। क्या कभी ऐसा होगा कि आप एक गोल सेट करोगे, देन उसके बाद उसको अचीव करने के बाद आप आराम से बैठ जाओगे, आप दूसरा कोई गोल ही नहीं रखोगे? गोल रखोगे, राइट। पहली क्लास में अच्छे नंबर लेकर आए थे आप, वेरी गुड। अब आपका गोल होगा सेकंड क्लास में। 11th क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आए, वेरी गुड। अब आपका गोल होगा 12th क्लास में। अगर आपके 11th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं भी आए, तब भी आपका गोल होगा कि 11th क्लास में मैंने जो भी गलतियां की थी वो अब ना करके मैं 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी, राइट। तो इसे हम कहते हैं नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस है, ये कभी रुकती नहीं है। एक गोल अचीव हुआ तो दूसरे गोल के लिए आप प्लानिंग करोगे, दूसरा अचीव हुआ तो तीसरे गोल के लिए आप प्लानिंग करोगे, और ये आपका जो गोल है वो चलता रहेगा। और गोल के साथ साथ क्योंकि आपके लक्ष्य बार बार चेंज होते जा रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाएगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन भविष्यवादी फ्यूचरिस्टिक इसलिए भी है क्योंकि अभी मैं अगर एग्जांपल दोबारा से आपसे मैं बोलूं पिकनिक वाला एग्जांपल, तो पिकनिक आपको जाना है कल, और आप अभी से उसके बारे में सोच रहे हो कि क्या क्या करना है, तो वही सी बात है, फ्यूचर के लिए ही प्लानिंग करते हो, राइट। पास्ट में जो हो गया उसके लिए तो प्लानिंग नहीं करते। अगर आपने कहा कि कल मुझे कल मुझे अगर मुझे पार्क जाना है, तो वो भविष्य में आ गया ना वो सब कुछ। मैं इस साल, आप एक कंपनी के प्रबंधक हो, एक मैनेजर हो, और आपने ये डिसाइड किया है कि इस साल हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, ज्यादा सेल करेंगे, तो आपने फ्यूचर की बात कर ली ना। तो जो प्लानिंग होती है, जो नियोजन होता है, वो हमेशा भविष्य के लिए होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं भविष्यवादी। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन में निर्णय लेना सम्मिलित है। अब नियोजन में निर्णय लेना सम्मिलित कैसे है? तो डिसीजन लेना है प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ जितने भी अल्टरनेट है उस काम को अचीव करने के लिए वो सारे अल्टरनेट की खोज करना, फिर उसमें से सबसे जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो जब आप सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब आप निर्णय ले रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो कि इस 4 अल्टरनेट में से एक अल्टरनेट सबसे बेस्ट है। तो आपने क्या किया? आपने निर्णय लिया, आपने उस काम को आपने अपनी तरफ से 100% आपने अनुमति दे दी कि हाँ ये काम बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हम करेंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो यहां पर जब आपने ये बोला तो इसका मतलब आपने निर्णय लिया है। तो डिसीजन मेकिंग नियोजन में सम्मिलित होती है। लिखा क्या है वो एक बार पढ़ लेते हैं। नियोजन की जरूरत उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं। नियोजनकर्ता विभिन्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करता है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। अतः कहा जा सकता है कि नियोजन सर्वोत्तम को चुनने और अनुपयुक्त को अस्वीकार करने की प्रक्रिया है। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन में निर्णय सम्मिलित होता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर क्वेश्चन ये आता है कि नियोजन एक नेगेटिव नकारात्मक प्रक्रिया है, तो वो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि नियोजन के अंदर भी क्योंकि हमारे पास जो अल्टरनेट होते हैं वो होते हैं ज्यादा। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके पास जो अल्टरनेट होते हैं वो होते हैं ज्यादा, और उसमें से आप सिर्फ एक को चुनते हो। तो आपने एक से ज्यादा आपने नेगेटिव कर दिया, मतलब उनको मना कर दिया, और सिर्फ एक को आपने हाँ कर दिया, मतलब पॉजिटिव कर दिया। तो मैक्सिमम चीजों को आपने मना किया है, तो इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं कि नियोजन प्रक्रिया एक नेगेटिव है, एक नकारात्मक प्रक्रिया भी है, क्योंकि एक से ज्यादा चीजों को तो आप मना ही कर देते हो कि भैया ये तो हमें चाहिए नहीं, ये तो बकवास है। लास्ट जो लिखा है वो लिखा है नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। तो मानसिक का मतलब हो गया आपका मेंटल, और दिमागी तौर पे आप अगर देखोगे तो प्लानिंग सिर्फ और कुछ नहीं है, आपके दिमाग का खेल है। आप अपने दिमाग में ही प्लानिंग करते हो।
ऐसा कभी नहीं है कि आपने कंप्यूटर ओपन किया और कंप्यूटर पे आपने देखा तो वहां पे लिखा आ गया कि प्लानिंग और ये सारी चीजें। कंप्यूटर पे कभी लिखा नहीं आता, आप अपने दिमाग से ही सोचते हो और नहीं कभी आपकी आंखों के सामने ऐसे वो जैसे आयरन के वो उसमें आता है मास्क में जो आ जाता है ना, इतनी सारी चीजें आ जाती है, टेम्परेचर क्या क्या आ जाता है। ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। आप अपने दिमाग से सोचते हो कि अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, तो इससे अच्छा मैं ये वाला काम कर लेता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है। तो नियोजन एक मानसिक अभ्यास है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम 3-4 चीजें सोचते हैं, वो है कि क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना होगा और ये कौन करेगा, ठीक। तो ये थे 7 पॉइंट। आप 6 पॉइंट याद करो, काफी है। और साथ में एक डेफिनेशन भी ऐड कर देना तो सोने पे सुहागा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नियोजन के महत्व की बात करें बेटा, तो नियोजन का महत्व क्या है। अच्छा 1 मिनट में आपको एक चीज समझा देता हूँ पहले तो, कि भाई नियोजन का जो चैप्टर है बच्चे वो कितने मार्क्स का है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये तो आप कहोगे सर ने बताया भी नहीं, पता नहीं क्या कर दिया। तो बेटा अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग की जो 3 चैप्टर है आपका, मतलब नेचर, प्रिंसिपल, बिजनेस, एनवायरमेंट, ये 16 नंबर के हैं, और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ये दोनों चैप्टर मिला के 14 नंबर के हैं। तो अगर हाफ भी करें तो 7 नंबर का तो है कम से कम, और अगर उससे भी कम करो तो 6 नंबर का तो कंफर्म है ही है। तो बेटा प्लानिंग का चैप्टर आपका कम से कम 6 नंबर का तो है ही है, तो इसलिए बेटा इसको बहुत सीरियसली पढ़ लेना। अलग से एक क्वेश्चन आएगा बेटा 4 नंबर 6 नंबर किसी भी तरीके से, या तो 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, या एक सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। बात करेंगे महत्व की, तो महत्व इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप विशेषताओं को मना नहीं कर सकते, क्योंकि देखो टॉपिक जितने भी दे रखे सभी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड मालिक है, वो चाहे तो कुछ भी दे दे, आप उसमें उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्होंने तो सिलेबस आपको दे दिया, उन्होंने तो बोल दिया कि भैया इतने टॉपिक है आपको पढ़ने हैं। अब वो हम अपने एक्सपीरियंस से बोल देते हैं कि भैया ये वाला टॉपिक बहुत सालों से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये वाला टॉपिक बड़ा पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 1%, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बेटा आपको सब पढ़ना होगा। अगर आप लक के ऊपर चल रहे हो तो आपसे इंपॉर्टेंट चीजें करो। और फिर जयराम जी की बात करते हैं नियोजन का महत्व। तो पहला पॉइंट क्या है, नियोजन दिशा प्रदान करता है। हम प्लानिंग करते क्यों हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप मुझे बताओ कि अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो एक दिन पहले आप नियोजन करते क्यों, आप प्लानिंग क्यों करते हो। आप प्लानिंग इसलिए करते हो ताकि कल कोई कंफ्यूजन ना हो, काम टाइम पे पूरा हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, इवन टाइम की वेस्टेज भी ना हो, राइट। तो इतने सारे पॉइंट तो आपने खुद ही बता दिए कि प्लानिंग करने से मुझे ये बेनिफिट होते हैं। तो बेटा जो बेनिफिट आपको होते हैं वही बेनिफिट बिजनेस को होते हैं, बिजनेस को कोई अलग से बेनिफिट थोड़ी होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, नियोजन दिशा प्रदान करता है। नियोजन क्या है, एक डायरेक्शन देता है कि आपको करना क्या है, क्योंकि पहले ही आपने एक दिन पहले, एक साल पहले आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि हमें इस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो जब आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, कैसे करना है, तो ऐसे में दूसरा सवाल पैदा होने का मतलब बनता ही नहीं है। वो आपको डायरेक्शन दे दिया कि कोई भी पर्सन अगर आता है आपके बिजनेस में काम करने, तो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है प्लानिंग के अंदर कि ये अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ये काम करेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। अनिश्चितता का जोखिम, अनिश्चितता का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर में आप काम करते हैं। नियोजन क्या है, नियोजन है कि कल जो होने वाला है उसके बारे में पहले से ही सोच लेना, वो नियोजन कहलाता है। अब आप कल की बात कर रहे हो, आने वाले कल की, तो आने वाला कल जो है वो है भविष्य में, और उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। अनुमान का मतलब परफेक्ट अनुमान नहीं लगा सकते कि हाँ भैया निश्चित तौर पे यही होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, आप आने वाली लॉसेस को कम कर सकते हो, जोखिम को कम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे घूमने जाना था, तो आपने कहा कि भैया मैं एक काम करूंगा, मैं या तो मैं जाऊंगा यहाँ से ई रिक्शा से, या तो मैं जाऊंगा यहाँ से कैब मिल जाएगी तो कैब से चला जाऊंगा। आपने 2 अल्टरनेट सोचे और आपने दोनों को ही एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन जब मॉर्निंग जब आप उठे तो आपने देखा ना तो ई रिक्शा चल रहा, ना तो टैक्सी चल रही। टैक्सी इसलिए नहीं चली क्योंकि आपके फोन में नेट नहीं है, तो आप ओला उबर जो भी ओला उबर आप करोगे कैसे। और ई रिक्शा वाले आपके आसपास भी कहीं नहीं है, मान लो वहां पे पुलिस वालों ने नहीं लगने दिया, मान के चलो, तो आपकी पूरी प्लानिंग खराब हो गई, राइट।
तो लेकिन आपने पहले तीसरा अल्टरनेट और सोच रखा था कि अगर ये सब कुछ हुआ तो मैं अपने भाई को लेकर चला जाऊंगा बाइक पे और बोलूंगा भाई मेट्रो तक छोड़ के आ जाओ मुझे। तो इससे क्या हुआ, फ्यूचर में होने वाले जो भी रिस्क है उनसे आपको बचाता है या उन रिस्क को थोड़ा कम कर देता है। बस एक संगठन पहले से सोच के बैठता है कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी तो मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा। तो अगर उसकी 2 प्लानिंग फेल हो जाती, तीसरी प्लानिंग फेल हो जाती, चौथी तो कम से कम काम करेगी। तो फ्यूचर में होने वाले जो भी जोखिम है उसको कम करने की पूरी कोशिश करता है हमारा नियोजन। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने व अपव्यय क्रियाओं के होने को कम करता है। देखो नियोजन, क्योंकि आप पहले से ही ठंडे दिमाग से बैठकर आपने सारी चीजें डिसाइड की है, सारे काम डिसाइड किए हैं, उन कामों को कौन करेगा कब करेगा ये भी आपने बहुत ठंडे दिमाग से सोचा हुआ है। तो ऐसे में आवश्यक कोई भी काम है उसके छूटने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम होंगे। और इवन जो एक्स्ट्रा जो आप काम कर जाते हो जो कि किसी मतलब का भी नहीं होता और उस काम को करने के जिसको हम बोलते हैं अपव्ययी काम, अपव्ययी कार्य, अपव्ययी क्रियाएं, अच्छा अपव्ययी क्रियाएं, जो वेस्टफुल आप एक्टिविटी करते हो उसकी करने के चांसेस कम रह जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक काम करो, आप पहले से ही क्लास के अंदर आप पहले से ही सारी चीजें डिसाइड कर लो कि कितने बजे कौन सा पीरियड लगेगा और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो जब आप पहले से डिसाइड कर लेते हो और टीचर को बता देते हो कि 1 बजे आपका पीरियड है, फिर 2 बजे आपका है, 3 बजे आपका है, 4 बजे आपका है और आपको ये टॉपिक पढ़ाने हैं, तो ऐसे में जो वेस्टफुल जो एक्टिविटी है वो होने बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होती। वेस्टफुल एक्टिविटी कब होती है, जब लोगों को नहीं पता कि उनको करना क्या होता है, तब वेस्टफुल एक्टिविटी होती है। जब आप पहले ही बता देते हो कि किसको क्या कब कैसे करना है, तो ऐसे में वेस्टफुल एक्टिविटी कम होती है और हर एक आवश्यक काम जो भी बहुत जरूरी है लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो आप करते ही करते हो, वो छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। लास्ट तो नहीं कहूंगा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। नवीनतम विचार का मतलब क्या है कि नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आता है। देखो प्लानिंग का काम ही इनोवेटिव आइडियाज का है। प्लानिंग क्योंकि आप फ्यूचर के लिए करते हो, फ्यूचर में भविष्य में आप अपने दिमाग में सोचते हो, कोई ऐसी चीज कभी हुई नहीं होती, आप अपने दिमाग में सोचते हो कि अगर ये होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ये होगा। जैसे मान के चलो कि आप एक बिजनेस के प्रबंधक हो और आपने कहा कि भैया मुझे इस बार सेल इंक्रीज करनी है। अब सेल इंक्रीज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सेल इंक्रीज करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। आप क्या करते हो, आप बैठे बैठे सिर्फ ये सोचते रहते हो कि अगर मैं पहले आप पास्ट में जाते हो, आप देखते हो कि आपकी कंपनी ने कैसे कैसे सेल की हुई थी, फिर आप देखते हो कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरह से सेल कर रहे हैं और फिर आप देखते हो कि उसमें आप क्या एड ऑन कर सकते हो। पास्ट में जो हुआ और आप वर्तमान में जो हो रहा है उन दोनों को कंबाइन करके एक फ्यूचर में एक ऐसा एक ऐसी एक्टिविटी लेके आ जाते हो, एक ऐसी टेक्निक। तो आप भविष्य में रह के भविष्य के बारे में सोचते हो, भविष्य के लिए एक ऐसी टेक्निक इजाद करने की कोशिश करते हो, मैंने उर्दू बोल दी, ऐसी टेक्निक इजाद नहीं तो ऐसी टेक्निक पता नहीं क्या होता है वो, मतलब लेकर आते हो। बता देना कमेंट में अगर कुछ पता हो तो ऐसी टेक्निक आप लेकर आते हो कि जो फ्यूचर में काम करे और एकदम लोगों के लिए नहीं हो, आपके कॉम्पिटिटर भी नहीं समझ पाए यार ये क्या कर दिया इसने, राइट। तो नियोजन नवीनतम विचार विकसित करने का तरीका होता है। एक तरह से 4 पॉइंट हो चुके हैं, 2 पॉइंट और बचे हैं। नियोजन निर्णय में सहायक है। यार आपने जब नियोजन में पहले से ही ये डिसाइड कर लिया कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो भाई निर्णय तो आपने पहले से ले लिए, आपने निर्णय तो आपने पहले से ले लिए। लिखा क्या है, नियोजन का निर्णय का अर्थ निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। अरे वाह, बहुत खतरनाक बात बता दी भाई इसने तो। निर्णय का अर्थ निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। ओहो, इसके अंतर्गत विकल्पों की खोज की जाती है, बहुत अच्छी बात है, तथा बेहतर विकल्प का चयन किया जाता है। ठीक है, तो निर्णय लेने में सहायक है, इसका मतलब इन्होंने ये समझाया है कि इसके अंतर्गत विकल्पों की खोज की जाती है, मतलब जितने भी अल्टरनेट है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन सभी अल्टरनेट को आप पता करते हो, फिर उसमें से जो सबसे बेहतर होता है उस विकल्प को आप चूज कर लेते हो, आप उसका चयन कर लेते हो। इसीलिए कहा गया है कि नियोजन में निर्णय लेने में सहायक होता है। आगे ही पढ़ी लेते, एक लाइन ही तो बची है। नियोजन के अंतर्गत निर्णय का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है
यह विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन का आधार भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार नियोजन निर्णय में सहायक होता है। ये जो लाइन है ये इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड करी हुई है, जो कि इसमें तो नहीं होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। लिखा है यह विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन का आधार भी प्रस्तुत करता है। कैसे विभिन्न विकल्प? आपने जब आप प्लानिंग करोगे, जब आप अल्टरनेट ढूंढोगे कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ वो काम, तो आप क्या करते हो, आप अपने दिमाग में ही स्टैंडर्ड क्या कर लेते हो कि अगर इन सब चीजों पे अगर कोई भी विकल्प अगर खड़ा उतरता है तो मैं उसको चूज कर लूंगा। तो उसी स्टैंडर्ड को उन्होंने बोला है विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन, वैल्यूएशन का आधार भी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है बेटा इसका, वो पॉइंट है नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक जिन्होंने ये हेडिंग बताई है। नियोजन के अंदर आपने क्या डिसाइड किया? सबसे पहला पॉइंट, नियोजन के अंदर आपने ये डिसाइड किया कि हर एक आदमी इतना प्रोडक्शन करेगा हर दिन का। अब आपने स्टैंडर्ड दे दिया, स्टैंडर्ड कब दिया? नियोजन में दिया, प्लानिंग करते टाइम दिया। अब ये चेक कब किया जाता है कि वो एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा? वो किया जाता है चेक कंट्रोलिंग के अंदर, नियंत्रण के अंदर। जब कर्मचारी के ऊपर नियंत्रण रखते हो, उसको आप मॉनिटर करते हो, उसको चेक करते रहते हो कि पर डे हमने इसको बोला है जैसे 80 यूनिट, तो क्या ये 80 यूनिट बना पा रहा है? तो ये आप कब चेक कर पाते हो? जब आपको प्रमाप दिए जाएं, जब आपको स्टैंडर्ड दिए जाएं। और स्टैंडर्ड कब दिए जाते हैं? नियोजन में दिए जाते हैं। क्यों? नियोजन में ही ये बताया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। तो मान के चलो ABC के द्वारा करना है, कब करना है भैया? 1 तारीख को करना है। कैसे करना है भैया? ऐसे करना है। लेकिन करना क्या है? तो भैया आपको 80 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो आपने प्रमाप दे दिए जो सुपरवाइजर है उसको। अब सुपरवाइजर कंट्रोलिंग में, नियंत्रण में ये चेक करेगा उसके सर पे बैठ के कि क्या वो 80 यूनिट बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो इसलिए लिखा है कि नियोजन नियंत्रण के लिए स्टैंडर्ड मतलब प्रमाप निश्चित कर देता है। क्लियर पॉइंट? ओके। तो आज के इस वीडियो में बेटा इतना ही था। आई होप आपको मजा आया होगा याद करने में, पढ़ने में। इसमें ये याद कैसे करते हैं बेटा, ये भी मैं आपको बातें बताऊंगा। एक शॉर्टकट होता है, ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर नए हो चैनल को, और अगर अच्छी नहीं भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसलाइक करके मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या कमी रह गई है। मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं इसलिए भी ये वाली बात बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी हेल्प करना यहाँ पर, और हेल्प मैं सिर्फ तभी कर पाऊंगा जब आप मुझे बताओगे कि कमी क्या रह गई है वीडियो के अंदर। तो अगर आपको किसी और तरीके से समझना है कि नहीं एग्जाम्पल 2-3 होने चाहिए एक की जगह, तो वो भी ऐड करेंगे, या जो भी आपको ठीक लगता है वो मुझे बता देना। वो सारी चीजें ऐड करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। अगर शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अकेले अकेले पढ़ना बुरी बात होती है, दूसरे साथ शेयर करो। और जाने से पहले एक ये भी चीज देख लो, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के लाइक देख लिया, हाँ अब कर लेना, ठीक है।